अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 है कि जिसके रिव्यू क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो एमसीक्यू के अंदर सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ना रेजोल्यूशन जो है ये वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो चीज़ें बहुत क्लोजली एक साथ रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दो डॉट बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये दो डॉट्स हैं, बट देखने में ये एक डॉट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ये दो डॉट क्लियरली नज़र आएंगे और इनके दरमियान डिस्टेंस भी नज़र आएगा। तो ये दो करीब रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें सेपरेट दिखाना जो है ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेजोल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है यानी उसकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रॉन की बीम की शॉर्ट वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है? ये वेव है। वेव के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक ये अपर वाला पार्ट होता है, ये अगर एक लाइन है तो ये अपर पार्ट है, ये क्रेस्ट कहलाता है, ये लोअर पार्ट है, ये ट्रफ कहलाता है। तो दो क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होती है, दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होती है। तो अगर ये लाइट की वेवलेंथ है तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होगी। आप देखें दो क्रेस्ट के दरमियान और दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। ना व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का ऑर्गेनल होता है। इसकी दो वैरायटी होती हैं, एक जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं उसे रफ कहते हैं। चूँकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं तो इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये लाइसोसोम का फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। वो कहता है कि भाई ये दो लेयर्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई हैं और उनके दरमियान में जो है वो प्रोटीन के टुकड़े जो है वो तैर रहे हैं, जैसे बर्फ़ के टुकड़े तैर रहे होते हैं पानी के अंदर। तो भैया जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उन फॉस्फोलिपिड में एक फॉस्फेट का ग्रुप होता है, फिर एक ग्लिसरॉल होता है और फिर दो फैटी एसिड्स होता है। ठीक है, दो फैटी एसिड होता है। इनमें से एक सीधा बनाया मैंने, एक टेढ़ा बनाया क्योंकि इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो स्टेटमेंट कहती है कि भाई लेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो मोर फ्लूइड नेचर होगा। सेल मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो फ्लूइड है, सेल मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है। सेल वॉल जो है वो आपका सॉलिड स्ट्रक्चर है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लूइड नेचर की है, यानी उसका लिक्विड नेचर है और लिक्विड नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड नेचर होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोर फ्लूइड नेचर, ये एक सही स्टेटमेंट है। यानी जितना ज़्यादा, ये मैं शायद एक्सप्लेन भी किया था कि सर्दियों में चूँकि जमने का ख़तरा होता है सेल को, तो सेल जो है वो अपनी मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ा देता है ताकि वो फ्लूइड रहे, वो जमे नहीं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ना विच प्रोसेस अलाउ मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल? तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू मूवमेंट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हो सकती है? तो ऑस्मोसिस के थ्रू भी चीज़ें वाटर मूव करता है, पानी मूव करता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। डिफ्यूजन के थ्रू मल्टीपल मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी मूव करते हैं। तो 1 2 3 तीनों जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट। नाउ ऑल आर पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं, एक्सेप्ट कोई एक पॉइंट सेल थ्योरी का नहीं है। न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटरी मटीरियल, इस तरह की कोई स्टेटमेंट सेल थ्योरी की नहीं है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है, यानी ये सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है। All living things are made up of cells, yes, and cell is the fundamental unit of life, yes. Now secondary wall, cell wall जो है उसकी multiple layers होती हैं, primary wall होती है, secondary wall होती है, middle lamella होती है। तो secondary wall जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो secondary wall बनी होती है एक तो सेलुलोज की और दूसरा लिग्निन की। अगर आपको कुछ याद नहीं भी रहे तो लिग्निन तो आपको याद रहना चाहिए। तो लिग्निन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दो ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है, बट लिग्निन के साथ पैक्टिन जो है वो सेकेंडरी वॉल के अंदर नहीं होता। पैक्टिन जो है ये आपको उसके अंदर मिलता है, मिडिल लैमेला के अंदर मिलता है। तो सेलुलोज एंड लिग्निन जो है ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है वो मेनली सेलुलोज की बनी होती है और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। ना सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब इनमें से 3 ऐसे होंगे जो आपस में मैच कर रहे होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो कि गलत आके बैठा हुआ है यहाँ पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये एक टाइप की ट्रांसपोर्ट है, चीज़ें मूव करती हैं और उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। डिफ्यूजन एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है, अच्छा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर चीज़ें मूव करती हैं लो से हाई, जबकि डिफ्यूजन के अंदर हाई से लो मूव करती हैं और बिना एनर्जी के। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई से लो मूव करती है बिना एनर्जी के, ऑस्मोसिस में भी हाई से लो मूव करती है बिना एनर्जी के। तो ये 3 जो हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यानी ऑड वन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ट्रेस द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं राइबोसोम को, ठीक है, तो राइबोसोम सबसे पहले आना चाहिए।
राइबोसोम लगा हुआ है किसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ है। तो राइबोसोम से जब प्रोटीन बनती है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गलियों में चली जाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, अपनी गलियों में से उसे पैक करता है एक बैग में और बैग को भेजता है अगले ऑर्गेनल के पास, जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है, उसका शेप ये बनाता है, क्योंकि शुरू में जब प्रोटीन बनती है वो सीधी होती है, फिर उसको फोल्ड करना होता है, उसमें चीज़ें ऐड करनी होती है, रिमूव करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल आप एंजाइम बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर एंजाइम का होगा तो वो काम नहीं करेगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी एक्टिव साइट वगैरह आनी होती है। एक हम गोल्जी बॉडी करती है, उसके बाद उसे दोबारा पैक किया जाता है। पहले ये इस तरह थी, अब उसे पैक किया जाएगा एक और बैग के अंदर, ठीक है। और अगर ये प्रोटीन बाहर जानी होगी तो ये सेल से बाहर चली जाएगी, लेकिन कुछ प्रोटीन सेल के अंदर ही रह जाती हैं। एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम लाइसोसोम का नाम देते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम भी प्रोटीन है, तो वो बनते राइबोसोम्स के जरिए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, फिर गोल्जी में जाते हैं और फिर सेल के अंदर ही रह जाते हैं एज लाइसोसोम। नाउ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल, वो सेल ऑर्गेनल जो एनिमल सेल में होता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है, उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर आने वाली चीज़ों को तोड़ते हैं। तो छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं लाइक अमीबा है, तो उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इसी के जरिए ब्रेक डाउन होते हैं। हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ये लाइसोसोम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी प्रोडक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। गोल्जी का काम होता है कलेक्शन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। मिसमैच आपने निकालना है, यानी 3 ऐसे हैं जो कि जिनका फंक्शन जो है वो करेक्टली लिखा हुआ है, एक जो है वो गलत है। प्लास्टिड, स्टोरेज ऑफ केमिकल। प्लास्टिड के अंदर एक तरह का प्लास्टिड होता है जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, एंड यस ल्यूकोप्लास्ट जो है ये स्टोरेज के अंदर काम आता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। सेंट्रियोल, हेल्प इन सेल डिवीजन, बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल जो है उनसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को आकर पकड़ लेते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। राइबोसोम्स का काम सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड जो है ये लिपिड्स हैं। स्टेरॉइड की जिम्मेदारी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है, स्मूथ वाले की, राइबोसोम का काम नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये मिसमैच है, यानी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है। ना माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस डैश विजुअल इमेजेस, तो माइक्रोस्कोप का काम होता है मैग्नीफाइड विजुअल इमेज बनाना। ना रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, रेजोल्यूशन मैंने बताया था कि 2 करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट दिखाना। इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म बाय यूजिंग, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज लगे हुए होते हैं, तो उन लेंसेज की जितनी भी पावर होती है आप उन्हें मल्टीप्लाई करें, तो एक आई पीस लगा हुआ होता है और 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्टिव आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव जो है कि मैग्नीफाइंग पावर को आप आई पीस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मच शॉर्टर वेवलेंथ एंड देन विजिबल लाइट एंड दिस अलाउज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस रिजॉल्व्ड इमेजेस। मैग्नीफाइड एंड रिजॉल्व इमेजेस, मेरे ख्याल में रेजोल्यूशन चूँकि इसका अच्छा होता है तो वो बेस करता है शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर। मैग्नीफिकेशन भी वैसे इसकी अच्छी होती है, इसका मैं देख लेता हूँ दोनों में से क्या चीज़ करेक्ट है। यस, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, ये रिजॉल्व इमेजेस कह लें या हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कह लें, एक ही बात है, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो है वो मेनली कंपोज्ड होती है स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ, तो ये सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं जिनसे प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये किससे बनी हुई होती है, तो लिपिड की लेयर्स होती हैं, लिपिड बाई लेयर होती है, 2 लिपिड की लेयर्स होती हैं उससे बनी होती हैं ना। डिफ्यूजन इज अ डैश प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट, तो डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्लांट सेल लूज वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, तो ये प्लांट का सेल है अगर, और इसके अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म मौजूद है। जब इसमें से पानी निकल जाएगा, फॉर एग्जांपल आप इसे रखते हैं एक सोल्यूशन के अंदर, ये सोल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है, इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक, यानी इसके अंदर पानी कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया तो ये पानी बाहर चला जाएगा। जब पानी बाहर चला जाएगा तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, ये सेल वॉल है और ये साइटोप्लाज्म है जो श्रिंक हो गया, तो ये प्रोसेस कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस थ्रू कैरियर प्रोटीन, तो जो मूवमेंट होती है वो बिना किसी मॉलिक्यूल की भी हो सकती है और बिना मॉलिक्यूल, बिना एनर्जी के अगर हो रही है तो वो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर बिना एनर्जी की हो रही है लेकिन कोई मॉलिक्यूल चाहिए मूव करवाने के लिए, उसको हम कैरियर का नाम देते हैं, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
फैसिलिटेटेड का मतलब ये है कि कोई फैसिलिटेट कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ वेरी पर्टिकुलर पैटर्न टू फॉर्म सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में अरेंज होते हैं। उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है कि तीन तीन आपस में मिलते हैं और ये एक यूनिट बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। इस तरह के 9 ट्रिपलेट जो हैं वो एक सर्कल में अरेंज होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का। तो एक सेट के अंदर 3 है और इस तरह के 9 होते हैं, तो टोटल 27 आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो 27 है। सो दिस इज इट, ये हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है।